दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन विश्वास की डोर उनकी टूटती है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच कला होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी कला की वजह से उनका हंसता खेसता परिवार जो होता है इस तरह तबाह हो जाता है कि ना कोई सोच पाता है ना कोई समझ पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक औरत होती है, बस अपने चंद ख्वाहिशों के लिए एक ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसके पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था इस महिला का खेल, इस महिला के खेल के ऐसे क्या रहस्य थे? इन सब रहस्य के बारे में जानकारी तक जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार तो आए होंगे, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपने नाम और अपने स्थान का एक बार कमेंट बॉक्स में नाम जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है जबलपुर, और ठीक उसी का ही एक जाना माना एयरफोर्स रांची कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 29 नवंबर का ही। सुबह का लगभग वही 7:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त अब रांची पुलिस थाने में एक वायरलेस दाना सूचना मिलता है कि इस समय जो ग्रे आयरन है काउंटी CRP के गेट के सामने नंबर 2 पर एक नाली है। उसी नाली में एक व्यक्ति का डेड बॉडी और पड़ा हुआ है, पूरी तरह से खून से लिपटा हुआ है, जो कंबल में पड़ा हुआ है। अब इस तरह की जानकारी जब वायरलेस द्वारा इधर रांची थाने में मिलता है, मिलने के बाद वहाँ के जो TI अधिकारी होते हैं RK मालवीय तुरंत स्तंभ रह जाते हैं। अब इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भेजवा देते हैं और उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है अब जाकर वहीं ग्रे आयरन काउंटी CRP के गेट नंबर 2 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही पहुंचते देखते हैं कि मौके पर उस इलाके के जो लोग होते हैं वहाँ भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। लेकिन भीड़ के जो लोग होते हैं जिप्सी को देखते हैं तो तुरंत क्षण सा जाते हैं। TI अधिकारी RK मालवीय जो होते अपने टीम के सही जो होता वहीं जाते हैं और कंबल को देखते हैं कि सही में उसी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी हुई। लेकिन बगल में एक महिला होती है, बड़ी तेज़ से चीख चिल्ला रही होती है और बगल में 2 बच्चियाँ होती, वह भी बड़ी तेज़ से पापा पापा कहकर दहाड़े मारकर चिल्ला रही होती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे शिनाख्त करने की कोशिश करती है, उसी वक्त वहां खड़े व्यक्ति के द्वारा पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का नाम है सोनू ठाकुर, जो यहीं पास का ही रहने वाला है और बगल में इसकी अपनी पत्नी नीतू है। सोनू ठाकुर की उम्र लगभग 41 साल के आसपास है। पुलिस की जो टीम होती है अब यह सब जानकारी पाने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण तो करती है, साथ में डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। तो पता चलता गले के नीचे लगभग आधे से ज़्यादा घाव है। पुलिस समझ जाती है कि इस व्यक्ति की जो हत्या है बड़े बेरहमी तरीके से की गई है। आखिर किसी ने अपनी जानी दुश्मन बड़े दिनों बाद निकाली होगी। पुलिस की टीम जो होती है तौर तरीके से निरीक्षण कर वहाँ पर खड़ी हुआ जो महिला होती है अब नीतू, जो अपना नाम अपने पति के साथ बतला रही होती है। पुलिस की टीम जो होती है अब नीतू को काफ़ी सांत्वना दिलाती है, भरोसा दिलाती, तरह तरह के यकीन दिलवाती है कि तुम्हारे पति के साथ न्याय बड़ी जल्दी होगा। अब नीतू को यकीन हो जाता है तो नीतू से पुलिस की वही टीम अब पूछताछ शुरू कर देती है। तो नीतू पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब, कल रात का 10:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी वक्त हमारे पति जो होते हैं आराम से खा पीकर हमारे बच्चों के साथ अब सोने का व्यवस्था बना रहे, तभी उन्हीं के पास एक कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करते करते ना जाने कैसे घर की दहलीज पार कर जाते हैं और साहब 2 घंटे का वक्त बीत जाता है और लौट के नहीं आते हैं। पूरी रात साहब ना जाने कैसे निकल जाता है। सुबह का जब टाइम होता है तो उसी वक्त साहब हम कॉल कर देते हैं, लेकिन उनका मोबाइल का जो नंबर होता है अब बंद बता देता है।
इसकी सूचना अपने पड़ोसियों को भी देते हैं, पड़ोसी को साथ लेते हैं और लेने के बाद साहब उनकी जैसी हम तलाशी करना शुरू कर देते हैं साहब, उसी वक्त हमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमारे पति की डेड बॉडी यहाँ पड़े होने की अब सूचना मिलती है। अब नीतू की यह बात वहाँ के टीआई अधिकारी RK मालवीय बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता है आगे वह कुछ पूछताछ नहीं करते हैं और डेड बॉडी का वही तौर तरीके से निरीक्षण कर वहीं पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो राजकीय अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी में अब भिजवा देते हैं। पुलिस की टीम इधर जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है सोनू ठाकुर का किसी से क्या दुश्मनी था, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त नीतू को अपने साथ महिला अधिकारी को लेकर थाने पहुंच जाती है और नीतू से वहीं पूछताछ शुरू किया जाता है। नीतू से बस यही सवाल जवाब किया जाता है कि आखिर तुम्हारे पति का किसी से क्या दुश्मनी था, किसी से कोई लेना देना था या उधार बाढ़ी था। इस तरह की सवाल वहाँ के महिला अधिकारी भी इधर नीतू से करते हैं तो नीतू कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति है मौके पर सेल्स मैनी का काम करते हैं यहीं बाजार में ही। साहब दिन भर तो वह अपने दुकान पर व्यस्त रहते हैं, आखिर उनके पास किसी से का बात करने का क्या टाइम होगा, उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है। अब नीतू जो होती है दुश्मनी से इनकार कर जाती है। थाना टीआई अधिकारी भी बड़े सोच में पड़ जाते कि आखिर जब सोनू का किसी से दुश्मनी तक नहीं है, ना किसी की बोलचाल तक नहीं है, तो आखिर उसकी हत्या कौन कर सकता है। लेकिन थाना प्रभारी के सामने काफ़ी सारे सवाल रहस्यमय बन जाते हैं। थाना प्रभारी उसी वक्त अपने दल बल टीम को जो होता है गठित कर देते हैं और गठित करने के बाद दोबारा लेकर घटनास्थल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फोरेंसिक टीम होती है वह भी फोरेंसिक टीम जो होती है अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से मुआयना करने लग जाती है और जब करती है तो उसी वक्त फोरेंसिक टीम को नज़र आता है कि आखिर ब्लड के जो धब्बे होते हैं वह धब्बे जहां पर मौके पर सोनू ठाकुर का डेड बॉडी मिला हुआ था वहां से लेकर सोनू के घर तक काफ़ी सारे बुलेट के धब्बे बूदे द्वारा मिले हुए थे। पुलिस की टीम समझ जाती कि आखिर जो है यहां से लेकर वहां तक मामला गंभीर है। आखिर हमारे सामने इस तरह की बात नीतू क्यों कह रही थी कि हमारे पति रात को 10:30 बजे के आसपास घर से मोबाइल पर बात करते हुए निकले हुए थे, लेकिन यह धब्बे घर से आखिर कैसे यहाँ तक पहुँचे। पुलिस के मन में शंका सीधा का सीधा जाकर नीतू के ऊपर टिक जाता है, जिसकी वजह पुलिस की टीम अब जानना चाहती थी कहीं नीतू का किसी से कोई लफड़ा तो नहीं है, किसी से लेन देन तो नहीं है। इसीलिए पुलिस की टीम अब मुखबिर को लगाती है और नीतू के इर्द गिर्द रह रहे कुछ अपने हितैषियों से पुलिस की टीम वहाँ पूछताछ करती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है। लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो उन्हीं के द्वारा चौंकाने वाला रहस्य पुलिस के सामने निकल के आ जाता है कि आखिर इसी इलाके का रहने वाला एक अनजान लड़का है जो नीतू के घर काफ़ी आना जाना है, लेकिन सोनू ठाकुर की गैर मौजूदगी में। अब पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर युवक का सोनू की गैर मौजूदगी में आना जाना क्यों हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम शंका के बिना पर जो होता है अब जाती है अपने तौर तरीके से नीतू ठाकुर से मुलाकात करती है। पहले तो भरोसा दिलाती है, तौर तरीके से भरोसा दिलाती है, फिर कैसे न तैसे कर नीतू का मोबाइल नंबर जो होता है पुलिस की टीम अपने कब्जे में ले लेती है। और जब लेती है नीतू के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और उसी CDR डिटेल में पुलिस की टीम देखकर तो चौंक हो जाती है कि आखिर नीतू के मोबाइल नंबर पर एक अनजान नंबर के द्वारा लगभग 1 महीने में कई हज़ारों बार कॉल किए गए होते हैं, लगभग रोज़ का घंटों बार बात किए जाते थे। पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के बारे में अब जानकारी लेती है तो पता चलता है वह अनजान नंबर जो होता है ठीक गाजीपुर जिले का रहने के वाला राजू का होता है। पुलिस की टीम अब जानना चाहती थी कि राजू का आखिर जो होता है इधर सोनू के घर से क्या लेना देना है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है काफ़ी मेहनत करती है। ठीक 24 घंटे के अंदर जो होता है पुलिस की टीम की मेहनत रंग ला देती है। पता चलता है कि इधर सोनू की जो अपनी पत्नी होती है बड़ी भोली भाली तो होती है और खूबसूरत भी होती, चंचल भी होती है, यही नीतू। और नीतू का जो होता है इधर राजू के साथ प्रेम संबंध थे, इसकी जानकारी सोनू की थी, जिसकी वजह से नीतू और सोनू के बीच झगड़े तकरार तक हुए हैं। अब पुलिस का शंका सीधा का सीधा अब जाकर
राजू के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से पुलिस की टीम सबसे पहले राजू की तलाशी करने के लिए उसके ही कमरे पर पहुंचती है और जब पहुंचती है तब पता चलता है कि राजू मौके पर एक चारपाई पर काफ़ी कड़ी नींद में सो रहा। पुलिस की टीम वहीं से उसको धर दबोचती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे राजू से पूछताछ किया जाता है तो राजू कोई ऐसा सादिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस को देखकर ज़्यादा देर टिक पके। और उसी वक्त राजू पुलिस के सामने 3-4 बात बहलाने वाली बात करता है, लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं। सबूतों के बिना पुलिस की टीम अपनी शक्ति दिखा देती है। राजू पुलिस के सामने टूटते हुए कहने लग जाता कि साहब हाँ, अपने इन्हीं हाथों से हमने सोनू ठाकुर की बेरहम तरीके से हत्या की है और वो भी अपनी प्रेमिका इधर नीतू ठाकुर के ही कहने पर। अब पुलिस की टीम के सामने जैसे नीतू का नाम लिया जाता है तो उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है नीतू के घर जाती, कस्टडी में नीतू को लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है और नीतू अपने ही सामने अपने ही प्रेमी 4 साल छोटे राजू को देखती है। समझ जाती कि सारा माजरा पुलिस के सामने आ चुका है, जिसकी वजह से नीतू बिना किसी रोक टोक के पुलिस के सामने खुद अपने पति सोनू ठाकुर की हत्या का जुल्म कबूल कर लेते। लेकिन पुलिस के सामने इधर अब नीतू ठाकुर और साथ में सोनू मिलकर जो एक दर्द भरी कहानी बयां करते, इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रा जाते हैं। असल में इधर सोनू ठाकुर का जो अपना मूल निवास होता है, यह मूल निवास मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है दमोह, और उसी में ही एक हिनौता गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले राम कुमार ठाकुर होते हैं, उन्हीं का अपना जो होता है सबसे बड़ा बेटा यही होता है सोनू ठाकुर। सोनू ठाकुर को टोटल 3 भाई बहन होते हैं और बड़ा होने के नाते सोनू के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को जो होता है सोनू खेती के बलबूते पर फल फूल उगाकर निभाता था। अपने परिवार का खर्चा कैसे न तैसे कर चला ही लेता था। लेकिन सोनू इसी बीच जैसी शादी के दिन में पहुंचता है तो घटना से मात्र 10.5 साल पहले जो था सोनू की शादी तौर तरीके से उसके जो पिता होते हैं अब करवा देते इधर नीतू के साथ। नीतू बड़ी खूबसूरत होती है और पढ़ी लिखी भी होती है, सेकेंडरी ईयर कर अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार भी हो जाती है और अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन ससुराल जब पहुंचती है देखती है एक बहुत ही सामूहिक परिवार है, बड़े ही लोगों का बड़ा परिवार है, लोग तरह तरह के लोग रह रहे हैं। लेकिन कैसे ना कैसे कर इधर नीतू अपने पति अब इधर सोनू मोनू के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे कर गुजारने लग जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है तो उसी बीच नीतू को आभास हो जाता है कि आखिर इतना छोटा घर है, हमें एक छोटी सी कोठी मिला हुआ है और उस कोठी में अपने पति के साथ आखिर घुटन भरी ज़िंदगी हम कब तक बिताएंगे। ना उसमें ठीक से बोल पाते हैं, ना उसमें ठीक से बात कर पाते हैं, ना उसमें हम कोई अपने पति के साथ राय मशवरा ले पाते हैं। आखिर उस कोठी में हम कब तक घुट घुट कर रहेंगे, जिसकी वजह से नीतू अब परेशान हो जाती है क्योंकि एक बड़ा फैमिली होता है। इस फैमिली को देखकर नीतू के जो ख्वाहिशें से अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि नीतू के अपने अलग ख्वाहिश होते हैं कि एक बड़ा परिवार तो मिले लेकिन बड़ा सा मकान मिले, तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएं और पति के साथ घूमने फिरने का अलग ही शोहरत हो। यही सब सोच साझ कर नीतू अपने ससुराल तो आई थी, लेकिन ससुराल में आते ही चंद महीने के बाद पता हो जाता है कि आखिर अब ससुराल में हमारी खुशियों पर अड़ंगा बनने वाला है। लेकिन नीतू भी ठान लेती है कि चाहे जो हो, चाहे जिस हद तक हमें गुजरना पड़े, अब हमें यहाँ रह नहीं पाएंगे। यही सब सोच साझ कर नीतू अपने पति अब सोनू ठाकुर के सामने मांग करना शुरू कर देती कि अब हमें यहाँ रहना नहीं है, अब हमें जबलपुर शहर के लिए रास्ता देखना पड़ेगा। अब बार बार यही मांग जो होती खुद जाकर नीतू अपने पति अब सोनू ठाकुर के सामने करना शुरू कर देती है। काफ़ी महीने लग जाते हैं, इनकी ज़िंदगी का कैसे ना तैसे चलकर 1 साल का वक्त जो होता है सोनू अब बितला ही लेता है, क्योंकि पारिवारिक मोह माया की वजह से सोनू अपनी पत्नी अब नीतू की बात नहीं सुनता है। लेकिन जब बार बार सुनने की वजह से इधर सोनू तंग आ जाता है कि हमारी पत्नी अब यहाँ हरगिज़ रहने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सोनू पूरी तरह से अब वहाँ थक हार जाता है। अब वह भी समझ जाता है कि हमें अब बाहर का रास्ता देख लेना चाहिए, यहाँ रहकर हमारी पारिवारिक खर्चा तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि नीतू का जो खर्चा होता है सौ श्रृंगार के बड़े ही नखरे वाले होते हैं और ये सब नखरे के सहने के लिए इतनी आमदनी नहीं हो पाती, मेहनत मजदूरी कर कर भी कि सोनू अपनी पत्नी का खर्चा देख पाए। उसको भी समझ में आ जाता है। तभी सोनू को पता चलता है कि हमारे गांव के रहने वाले हमारे कुछ बचपन के यार दोस्त जो मौके पर जबलपुर शहर में रह रहे हैं, वह भी बिजनेस करते हैं तौर तरीके से, उनका परिवार काफ़ी खुश है और अपनी पत्नी को लेकर वह जबलपुर रहते भी हैं।
और जब इस तरह की जानकारी खुद सोनू ठाकुर पाता है और पाने के बाद वह भी ठान लेता है और उनके घर जाता है, उनके परिवार वालों से बात करता है और इधर अपने दोस्तों का मोबाइल नंबर लेता, फिर अपने दोस्त से बात कर लेता। और जबलपुर में जब पता चलता कि हमारा भी ठिकाना लग जाएगा तो इधर अपनी पत्नी नीतू ठाकुर के सामने अपनी राय रख देता है। अब नीतू ठाकुर जैसे ही खबर पाती हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह सोच पाती है कि अब हमारी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बीतेगी, जिसकी वजह से अपने पति को खुद अपनी बातों में लेती है और खूबसूरती को तो देखकर वह खुद पहले से सोनू दीवाना पड़ा होता है। बात मान लेता और मानने के बाद घटना से मात्र जो होता है दोस्तों, इधर 9 साल पहले सोनू अपनी पत्नी नीतू को लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है अब जबलपुर शहर चला आता है। लेकिन वहाँ आने के बाद अब रांची जो कस्बा पड़ता है उसी कस्बे में जाकर एक अखाड़ा मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले में जाकर एक बढ़िया सी कोठी लेता है और उसी में अपनी खूबसूरत पत्नी को अब रख देता है। और रखने के बाद जो होता है कुछ वक्त बड़े जल्दी बीत जाता है, ना सोनू को पता चलता है ना नीतू को पता चलता है। लेकिन इधर सोनू जो होता है अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर समझता था, जिसकी वजह से अपने कुछ यार दोस्तों की मदद से जो होता है इधर वहीं एक फुहारा में घमंडी चौक पड़ता है, एक बड़ा सा कपड़े का दुकान होता है, उसी में जाकर सेल्स मैनी का अब काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सोनू के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे और उसी पैसे से अपनी पत्नी का जो होता है शौक श्रृंगार का खर्चा और पारिवारिक खर्चा अब देख पाता था। लेकिन धीरे धीरे इधर नीतू को आभास हो जाता है कि यहाँ रहने के बाद हमें परिवार में काफ़ी दिक्कत होने वाली होती है, जिसकी वजह से अब नीतू अपने दिनचर्या दूर करने के लिए वह भी काम की तलाशी में लग जाती है, क्योंकि नीतू के पास कले का कोई काम आभास नहीं रह पाता, जिसकी वजह से नीतू जो होती है अपने हाथों में कारीगरी दिखाते हुए खुद जो होती सिलाई कढ़ाई का जाकर बगल में ही अब काम करना शुरू कर देती है। उसके पास भी ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब सोनी और नीतू के ज़िंदगी का 5 साल का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इसी बीच जो होती नीतू टोटल 2 बेटियों की माँ बन जाती है, रांची और साक्षी। बेटियों की माँ बनने के बाद जो होता है इधर सोनू के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाता है, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से जी तोड़ मेहनत भी करता है। उसकी मेहनत बड़ी जल्दी रंग लाती है और उसी मेहनत राना के पैसे से जो होता है अब जाता है। जाने के बाद ठीक इधर जो होता है अब उसी रांची के ही जो फाउंडी GRF के गेट नंबर 2 पड़ता है, उसी के पास जाकर एक बढ़िया सा प्लाट लेता, उसी में जाकर एक मकान बनवा लेता है और उसी में अपने दोनों बेटियों और अपनी पत्नी के सहित अब रहना शुरू कर देता। कुछ दिन खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतने लग जाता है, क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम इधर सोनू जो होता है अपना टिफ़िन अपने पत्नी से पैक करवाता और लेकर अपने दुकान पे चला जाता और दिन भर थका हारा मेहनत करता और शाम को घर लौटता। जब लेकिन घर लौटता खाना पीना खाकर आराम से चारपाई पर खर्राटे भर कर सो जाता, लेकिन सुबह के टाइम फिर टिफ़िन पैक कराता फिर निकल जाता। अब रोज़ का यही सोनू का दिनचर्या बन जाता है, वक्त बीतने लग जाता है। और तभी घटना से मात्र इधर ठीक 2 साल पहले ही नीतू जो होती है दिन में बैठी हुई अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही होती है। तभी उसी के मोबाइल पर एक कॉल आता है, उस कॉल को देखती है और कान पे लगा लेती है और दूसरी तरफ आवाज़ आता है, हेलो हाँ कौन। और दूसरी तरफ नीतू कह देती है कि हाँ आप बताइए कौन। दूसरी तरफ से फिर कहने लग जाता है कि हमें जो होता है रोहिणी शर्मा से बात करना था, उनके पास कंप्यूटर का जो प्रिंट होता है वह भिजवाना था। यह आवाज़ नीतू सुनती है, बड़ी मीठी आवाज़ होती है, कहने लग जाती है कि आप कौन बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आता कि हम जो होता है गाजीपुर इलाके के रहने वाले राजू बोल रहे हैं। अब यह बात नीतू जब सुनती है उसके मन में बड़ी जो होती है जानने की जिज्ञासा हो जाती है कि आखिर क्या काम हो सकता है। पूछने लग जाती है कि आखिर क्या काम है। राजू कहने लग जाता कि हमें प्रिंटर भेजवाना है। लेकिन यह जब बात सुनती है तो नीतू सकपका जाती, कहने लग जाती कि हम इस लड़की को नहीं जानते। दूसरी तरफ है अब राजू जो था कहने लग जाता है कि हम नहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटरिंग का काम करते हैं, उन्हीं की तरफ से कंप्यूटर अब उनके घर भेजवाना था। जब यह बात सुनती कहने लग जाती अनजान नंबर लगा हुआ है। लेकिन वहीं राजू जो था अपनी मीठी मीठी बातों में इस तरह नीतू को ले लेता है कि नीतू से लगभग 15 मिनट बात कर लेता है और नीतू को राजू की मीठी बात सुनकर मन में घर कर जाती है। और जब घर कर जाती है तो नीतू को आभास हो जाता कि आखिर मीठी बात में कुछ दम था।
लेकिन राजू दूसरी तरफ जो होता फ़ोन तो कट कर देता है, लेकिन नीतू उसी समय काफ़ी सारे ख्याल लेकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि नीतू का एक अपना सपना होता है। सेकेंडरी करने के बाद अपनी ज़िंदगी अधूरी समझती है, क्योंकि ससुराल में जब से पहुंची हुई थी तब से उसके सपनों में पूरी तरह से पानी फिर गया होता है। उसके अपने सपने अलग थे कि पति हमें ऐसा मिले कि ठाड़ बाट के साथ हमारे साथ रहे, हमें घुमाने के लिए कहीं ना कहीं ले जाता रहे। यही सब सोच साच कर नीतू को लगने लग जाता है कि पति में वह चीज़ तो था नहीं, लेकिन तब हाथ तो तब गुजर जाने लग जाता है जब नीतू को आभास होता है कि आखिर दिन भर थका मारे हमारा पति जब घर लौटता है तो चारपाई पहले पकड़ लेता है, लेकिन हमारी जो अपनी ख्वाहिशें सारी ज़रूरतें होते हैं वह ज़रूरतें अधूरे रह जाते हैं। उसी अधूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीतू के मन में अब राजू नाम के अनजान नंबर का ख्याल आ जाता है। वह बड़ी सोच में पड़ जाती है और उसी दिन से जो होता खुद अनजान नंबर का इंतज़ार इधर नीतू करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता है तो दोबारा जो होता है राजू का कॉल आ जाता है और दौड़ के नीतू रिसीव करती है और बात करना शुरू कर देती है, लेकिन उस अनजान नंबर के बारे में एक एक जानकारी ले लेती है। और जब ले लेती है अब रोज़ का नीतू का उस राजू नंबर के कॉल से बात करना शुरू हो जाता है। ऐसे बात होते 1 महीने का वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है तो इसी बीच नीतू और राजू के बीच ना जाने का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इसको ना नीतू को आभास होता है ना राजू को आभास होता है, क्योंकि नीतू का अपना जो पति होता है नीतू से लगभग 12 साल बड़ा होता है। अब बड़ा होने के नाते जो होता है अब नीतू को वह सुख नहीं मिल पा रहा था जो उम्र दराज मिलना चाहिए, जिसकी वजह से नीतू को लगने लग जाता है कि अब राजू के साथ हमें करीबी बनाना चाहिए। यही सब सोच साझ कर नीतू जो होती है अब राजू से फ़ोन पर आए दिन बात करना शुरू कर देती है। तरह तरह की बात, तरह तरह की चैट, यहाँ तक कि नीतू रात बिरात वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करने लग जाती है। अब नीतू को भी और राजू को आभास हो जाता है कि अब नीतू के बगैर हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। लेकिन तब तक मार्च का महीना आ जाता है, लॉकडाउन का वक्त आ जाता है। वक्त आने की वजह से इधर सारे लोग का काम धंधा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोनू ठाकुर अपने घर बैठ जाता है। दिन भर में तो घर रहता है, जिसकी वजह से अब इधर खुद नीतू राजू से फ़ोन पर बात ना कर पाती, परेशान रह जाती। लेकिन जैसे ही मौका देखती कि अब हमारे पति बाहर गली में गए हुए तो मौके देख कर तुरंत फ़ोन लगा देती, राजू से बात करती और वादा करती कि तुम हमसे मिलने के लिए जल्दी समय निकालो। अब बार बार राजू इनकार कर जाता कि आखिर हम जबलपुर कैसे आए, कोई हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तब तक भारत में लॉकडाउन का ढिलाई आ जाता है और जब ढिलाई आ जाता है तो दूसरी तरफ राजू जो होता है जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में कंप्यूटर का राजू काम कर रहा होता है वहाँ के मालिक से बात करता है। और बात करने के बाद कैसे न तैसे कर मिन्नतें कर दरख्वास्त कर राजू जो होता है अपना तबादला जो होता है अब जाकर ठीक जबलपुर शहर करवा लेता है। और गाजीपुर से सीधे जबलपुर शहर करवाने के बाद उसके खुशियों का 4 चाँद लग जाता है। ऐसा लगता है कि आज एक हाथ में 2 लड्डू आ ही गए। और जब खबर पाता है तो वह समय गंवाना नहीं चाहता था और वह महीना बीत जाता है। सितंबर साल 2020 का वर्ष का वह 8 तारीख भी आ जाता है। उसी दिन राजू जो होता है नीतू को फ़ोन कर सूचना दे देता है कि अब हम जो होता है जबलपुर आने वाले हैं। और नीतू खबर पाती है और सच धबर कर उसके लिए बैठ जाते हैं और राजू जो होता है पहुंच जाता है। और जैसे राजू पहुंचता है तो अपने सामने राजू को नीतू देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि घर में दोनों बच्चियां तो होती हैं लेकिन बाहर किसी खिलौने में मस्त होती है। और राजू इशारा पाता है, पाने के बाद जैसे करीब जाता है तो राजू नीतू को खूबसूरती जब सामने पाता है तो वह ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता। और नीतू अब मौका गंवाना नहीं चाहते थे और मौके का फ़ायदा उठाकर नीतू पहले तो काफ़ी सारे वादे करवाती है राजू से, कस्में दिलवाती है और दिलवाने के बाद फिर अपने बेडरूम में ले जाकर अनैतिक रिश्ते तक अंजाम दे लेती है। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है अब इधर राजू के साथ चलाने के लिए बार बार कोशिश करने के लिए हर बार ख्यालों में खुद नीतू डूबी रहती है। सोच लेती है कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि राजू हमारे ही सामने हर वक्त रहे। तभी नीतू को एक बड़ा ही बढ़िया प्लान याद आ जाता है और उसी प्लान के तहत जो होता है अपने पति के सामने जाता है, रखती करने लग जाती कि हमारे पास एक पड़ोसी आए हुए थे, उनको एक कमरा चाहिए। तो कमरा तो उनको हमने अपने पड़ोसियों से बात कर दिलवा तो दिए हैं, लेकिन हाँ उनको रोज़ खाना भी चाहिए। हमने सोचा है कि उनकी बदौलत हमें 2500 रुपया महीना भी मिलेगा और उनको उनके हिसाब से अब टिफ़िन भी मिल जाएगा और हमें रोज़गार भी मिल जाएगा। लेकिन सोनू अपनी पत्नी नीतू की बात सब सुनता खुश हो जाता है। उसको भी लगने लग जाता है कि चलो
इस अनजान खर्चे से हमारे बच्चों की पढ़ाई का तो खर्चा तो चलेगा। यही सब बात सोच साच कर सोनू अपनी पत्नी की बात मान लेता, और लेकिन जैसी ही बात मानता है तो नीतू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती कि चलो अब हमें मिलने का मौका इधर राजू से अच्छा मिल जाएगा। यही सब सोच साच कर दूसरे दिन का जब वक्त होता है, बड़े खुशीमय तरीके से अपने पति का टिफ़िन पैक कर देती है, अपने बच्चों को नहला धुला कर स्कूल भेजवा देती है, अकेली बचती है। बचने के बाद टिफ़िन लेती है और लेने के बाद राजू के घर पहुंच जाती, कमरे में जाती है। फिर राजू जो होता है इधर नीतू को अपने साथ लेता, फिर बेडरूम में ले जाता है, फिर रिश्तों को बेहतर तरीके से अंजाम देते। अब यह सिलसिला जो होता है नीतू और राजू का बेहतर तरीके से चलने लग जाता, रोज़ का सिलसिला हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीने का वक्त बीत जाता है, और जब बीत जाता है तो इसी बीच इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं उस मोहल्ले में गुजर जाते हैं, लोगों के कान में पहुंचने लग जाते हैं। पहुंचने की वजह से लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। अब यह चर्चे धीरे धीरे जाकर सेल्स मैनी का काम कर रहा सोनू ठाकुर के कान में पहुंच जाता, लेकिन उसको यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारी पत्नी कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती जिसकी वजह से हमें ठेस पहुंचे। लेकिन वह सब सच्चाई जानने के लिए खुद अपने आंखों से सबको देखना चाहता था। यही सब सोच साच कर सोनू ठाकुर जो होता है अब अपनी पत्नी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वह सोच बैठता है कि आखिर हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही अपनी मन की बात इधर खुद जाकर नीतू के सामने रखता है तो नीतू बात जब सुनती है कि हमारे बात में लग रहा मोड़ आने वाला है, तो उसी वक्त नीतू जो थी अपनी पत्नी वर्ता धर्म दिखाना शुरू कर देती है। दिखाने की वजह से अपनी औरतों वाली पेशकश कर देती है, जिसकी वजह से सोनू समझ जाता है कि हमारी पत्नी पूरी तरह से सच्ची है। अब इधर सोनू जो होता है अपने काम मस्त हो जाता है, लेकिन इधर नीतू थोड़ी बहुत सतर्कता दिखाती है, लेकिन दोबारा जो होता है अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से अब इधर राजू के साथ अंजाम देने लग जाती है। लेकिन अचानक होता ज़िंदगी में सोनू के कुछ ऐसे मोड़ आ जाता ना कि सोनू का तबीयत दुकान पर ख़राब हो जाता है। अपने मालिक से छुट्टी लेता है और तुरंत अपना टिफ़िन लेता, और लेने के बाद अपने घर जैसे पहुंचता है तो देखता है कि दोनों जो बच्चियां हैं बाहर खिलौने खेल रही होती हैं। और घर के अंदर जैसे ही जाता है तो अपने बेडरूम का दरवाज़ा सोनू देखता खुला हुआ है, लेकिन और अंदर जब जाता अपनी पत्नी और साथ में अपने पड़ोस में रह रहे अब राजू को जब एक साथ पाने के बाद वहीं तर्रासा जाता है, और पाते ही जैसे ही सोनू राजू के ऊपर नज़र गड़ाता है तो राजू वहाँ से 9 तो 11 हो जाए, लेकिन वहीं अपनी पत्नी का अब पिटाई कर देता, तरह तरह की बातें सुनाता है, 4 बात सुनाता है, जिसकी वजह से अब इधर खुद जो होती नीतू अपने पति से माफ़ी तो मांगती, वादा भी करती, कसमें भी खाती है, लेकिन इधर सोनू पूरी तरह से मजबूर हो जाता है माफ़ करने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बच रहा था, क्योंकि उसके घर में अपने 2 बच्चे होते हैं। आखिर बच्चों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये सब सोचकर सोनू जो होता अपनी पत्नी नीतू को माफ़ कर देता। अब 4 दिन दोनों एक दूसरे के बगैर तो शांत रहते हैं, लेकिन दोबारा इधर राजू के मन में हलचलें मचती है, और इधर नीतू जैसे प्यार में पागल सा हो जाती है। पागलपन दिखाना इस तरह शुरू कर देती है कि मौके की तलाशी के लिए रात बिरात उठकर राजू के ही कमरे में पहुंच जाती और रिश्तों को अंजाम देती बेखौफ तरीके से। और जब रिश्तों को अंजाम देती दोबारा कैसे न तैसे खबर जाकर सोनू को लग जाता, और सोनू खबर पाता है फिर पिटाई करना शुरू कर देता है। और लेकिन हर दिन का सिलसिला जो होता है अब इधर सोनू और नीतू का झगड़े तकरार में बदल जाता है, और झगड़े तकरार सिलसिला तब चलने लग जाता है, और नीतू भी परेशान हो जाती। अब वह चाहती थी कि आखिर अब हमें अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी अब नहीं बितानी है, बल्कि उस नव युवक अब राजू के साथ बितानी है। ये सब सोच साच कर नीतू अपने दिल की बात जाकर खुद इधर अब राजू के सामने रख देती है। राजू उम्र में भले ही 25 साल का था और नीतू भले ही उम्र में 30 साल की थी, और इधर सोनू का उम्र लगभग 41 साल के आसपास होता है। रीनू को लगने लग जाता है कि आखिर 25 साल युवक के साथ हमारी ज़िंदगी अब आगे बहुत खूबसूरत चलेगी। यही सब सोच साच कर नीतू राजू के सामने जाती है। जाने के बाद अपनी मन की बात जब रखती है, कहने लग जाती है कि राजू हमें तुम्हारे साथ रिश्ते में बंधना है, पति वाले रिश्ते में हमें बांधो, और बांधोगे तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चलेगी। यह बात जब राजू सुनने के बाद खुश हो जाता है, कहने लग जाता कि हम तो बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इधर नीतू जब से सुनती है, सुनने के बाद उसकी खुशियाँ और भी खर जाती है। सोच बैठती कि आखिर हमारी शादी तब हो जा पाएगी जब हमारा पति हमारे बीच नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जब से हमारे राजू की गुजर रही है, हमारा पति हमारे भी चढ़ंगा बन रहा है। ये सब सोच साच कर अपनी बात राजू के सामने रख देते। राजू समझ जाता हमें करना क्या है,
और इधर नीतू बार बार दबाव मानने शुरू कर देती है रोज़ का कि हमारे पति को हमारे रास्ते से जल्द ठिकाने लगाओ। ये सब सोच कर राजू जो होता है एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है और नीतू उस प्लान की हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, सोच बैठती है कि आखिर जैसे ही हमारी ज़िंदगी में राजू नाम का नौजवान पावरफुल आदमी आया, वैसे हमारी ज़िंदगी में पावरफुल आदमी से हमारे पति को रास्ते से हटवाया जाएगा। यही सब सोच साच कर अपने पति को हटाने के लिए नीतू कई बार तो खेल खेलती है, लेकिन उसका हर खेल वहीं धरा का धरा रह जाता है। और जब समझ जाती है कि हमारा पति हमारे हाथों से नहीं हटने वाला, तो पावरफुल राजू से वह मदद मांगती है और राजू समझ जाता है कि वह समय आ गया है और उसी समय का इंतजार करती। तभी घटना से मात्र एक दिन पहले नीतू अपने ही किचन में कुछ सब्जियां इधर उधर कर रही, तब उसके हाथ वही हथियार लगता। उस हथियार पर धार लगाती है और ले जाकर जहाँ पर सो रही थी वैसी तकिए के नीचे वह हथियार रख लेती है और राजू को सारी जानकारी दे देती है चोरी छुपे, क्योंकि चोरी छुपे जो होता है राजू से मिलना जुलना इधर नीतू का जारी था। और राजू खबर पाता है, समझ जाता कि आज रात जो होता है सोनू ठाकुर का अंतिम रात होने वाला है। लेकिन जैसे ही 28 नवंबर साल 2020 का शाम का टाइम होता है, अब शाम के टाइम में इधर सोनू ठाकुर अपनी दुकान से थका हारा मार अपने घर लौटता है। लौटने के बाद अपनी पत्नी अपने दोनों बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है, लेकिन अपनी पत्नी नीतू का जो व्यवहार देखता है उसके मन में हिलोरे मार देते हैं कि हमारी पत्नी लग रहा है अब पहले से ज़्यादा सुधर में आ गई है, क्योंकि हमें यकीन था कि हमारी पत्नी ज़रूर सुधरेगी, हमारी बात ज़रूर मानेगी, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। यह सब सोच साच कर सोनू मुस्कुरा पड़ता है, लेकिन इधर नीतू को चाल को नहीं समझ पाता है। लेकिन खाना खाने के बाद दोनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर सोनू नीतू दोनों एक ही कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इधर नीतू अपनी पत्नी वाला धर्म अपने पति के सामने दिखाना शुरू कर देती है, कैसे ना तैसे अपनी बातों में ले लेती, फिर वहीं रिश्तों को अंजाम देती है। लेकिन जैसे रिश्तों को अंजाम देती है तो सोनू को बड़ी जल्दी थकान लग जाती है, गहरी नींद आ जाती है और रात का जब 1 बजता तो उसी वक्त नीतू बाहर निकलती है और निकलने के बाद वहीं से अपनी मोबाइल से कॉल करती है खुद इधर राजू के नंबर। राजू समझ जाता, राजू पहुंचता कमरे में। पहुंचने के बाद अपने पति के चारपाई के बगल जो होती खुद नीतू लेकर राजू को खड़ी हो जाती है और राजू वही हथियार लेता है। लेने के बाद वही हथियार से अब इधर सोनू ठाकुर के ऊपर बेप्रहार वार कर दी, जिसकी वजह से सोनू हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और वही कंबल रखा होता है, उसी कंबल में अब नीतू और राजू दोनों सोनू को डेड बॉडी को लपेट देते हैं और लपेट लेने के बाद सुनसान रास्ता तो देखते हैं और रात का सन्नाटा भी देख देते हैं। और देखने के बाद सीधे होता है गरे आयरन फाउंडी जीआरपी के गेट नंबर 2 के सामने नाली देखते हैं, वहीं ले जाकर कंबल सहित डेड बॉडी को डंप करते फिर घर आते हैं। घर आने के बाद राजू अपने घर तो चला जाता है, लेकिन इधर नीतू आराम से जाती है, वॉशरूम करती है, तौर तरीके से कपड़े साफ करती है, ले जाकर वहीं एक भूसा होता है उसी में रख देती है। आकर अपने चारपाई पर सोती है, लेकिन जब सुबह का टाइम देखते तो उसी वक्त नाटक के तहत रोना धोना शुरू कर देती कि हमारे पति अभी तक घर लौट के नहीं आए। लेकिन उसके जो नाटक होते हैं 24 के घंटे के अंदर पुलिस के सामने धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर खुद नीतू और राजू की तहरीर पर पुलिस की टीम तो पूरी तरह सकपका जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही सोनू ठाकुर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाती है तो यकीन बदल जाता है। बदलने की पुलिस की टीम के सामने सारी सच्चाई इधर खुद नीतू के तहरीर पर आ जाता है, जिसके बाद पुलिस की टीम नीतू और राजू को अपने कस्टडी में लेकर जाकर वहां के कोर्ट पेश करती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। इधर नीतू के अपने दोनों 2 बेटियाँ होती हैं, वह उधर नीतू के ससुराल वाले के सुपुर्द हो जाती है। लेकिन नीतू के ससुराल वाले भी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे बेटे के पीठ पीछे हमारी बहू कैसी खेल खेली। लेकिन वाकई में दोस्तों हमें इस घटना का जो उद्देश्य है लोगों को दिलों को ठेस पहुंचाना, बल्कि आपको सावधान और सतर्क करना है। आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और राम निहोर जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इधर प्रशांत महंत जो इधर राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों कई हमारे व्यूअर हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं। अगली बार अपने नए वीडियो के जरिए नए व्यूअर का नाम लेंगे, जरूर मिलेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।